रात के ठीक 9 बजे सेलम रेलवे स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है। नाम है 11,066 सेलम चेन्नई एक्सप्रेस। आम यात्रियों के लिए यह एक रोज की रात जैसी ही थी, लेकिन इस ट्रेन के 2 सीलबंद कोचों में कुछ ऐसा रखा था जिसकी कीमत पूरे शहरों को हिला सकती थी। 342 करोड़ नकद, 224 लकड़ी के बंद बक्सों में नोट बैंक की सील लगी हुई और ठीक बगल के कोच में हथियारों से लैस पुलिस पहरा दे रही थी। सब कुछ सुरक्षित लग रहा था, कम से कम नीचे से देखने पर। ट्रेन अंधेरी रात में आगे बढ़ती रही, पहिए पटरियों पर दौड़ते रहे और उसी दौरान किसी ने ऐसा काम किया जो आज भी पुलिस फाइलों में नामुमकिन लिखा जाता है। जब ट्रेन चल रही थी, जब नीचे पुलिस थी, जब दरवाजे सील थे, तब ट्रेन की छत काटी गई। कोई ऊपर चढ़ा, किसी ने वेल्डिंग की और किसी तरह कोच के अंदर उतरकर बक्सों तक पहुंच गया। सवाल यह है, चलती ट्रेन में बिना किसी को भनक लगे यह सब कैसे हुआ? पार्ट 1, सेटअप एंड बैकग्राउंड। भारत में रोज लाखों नोट लोगों के हाथों से गुजरते हैं, लेकिन हर नोट की एक उम्र होती है। समय के साथ कुछ नोट फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, उन पर लिखा पढ़ी हो जाती है या वे चलन के लायक नहीं रहते। ऐसे नोटों को बैंकिंग की भाषा में कहा जाता है सॉइल्ड और म्यूटिलेटेड करेंसी। यह नोट दोबारा बाजार में नहीं चलाए जा सकते, इसलिए देश के सभी बैंक इन्हें इकट्ठा करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को भेजते हैं। आरबीआई इन नोटों को अपने करेंसी चेस्ट में जमा करता है, फिर या तो उन्हें नष्ट किया जाता है या नई करेंसी से रिप्लेस किया जाता है। यह एक रूटीन प्रक्रिया है जो हर हफ्ते हर महीने देश भर में चलती रहती है। लेकिन 8 अगस्त 2016 को यही रूटीन प्रक्रिया भारत की सबसे रहस्यमयी ट्रेन लूट की नींव बन गई। उस दिन तमिलनाडु के अलग अलग बैंकों, खासतौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक से पुराने नोटों का एक बड़ा कंसाइनमेंट तैयार किया गया। यह सारे नोट ज्यादातर 500 रुपए के पुराने नोट थे जो 2005 से पहले के थे और अब चलन के लायक नहीं बचे थे। कुल रकम थी 342 करोड़ और इन्हें पैक किया गया था 226 लकड़ी के बक्सों में। हर बॉक्स सील्ड था, गिना हुआ था और कागजों में पूरी एंट्री मौजूद थी। इस पूरे कैश को भेजने के लिए चुनी गई ट्रेन थी ट्रेन नंबर 11,064 सेलम चेन्नई एक्सप्रेस। यह एक नाइट पैसेंजर ट्रेन थी जो रोजाना सेलम से रात 11 के बाद आती के वक्त चलकर सुबह चेन्नई एगमोर पहुंचती थी। 8 अगस्त की रात भी ट्रेन अपने तय समय पर सेलम स्टेशन से रवाना हुई। आम यात्रियों के लिए यह एक सामान्य यात्रा थी। लोग अपने अपने कोच में सोने की तैयारी कर रहे थे। कोई मोबाइल देख रहा था, कोई खिड़की से बाहर अंधेरा। लेकिन ट्रेन के एक खास हिस्से में एक पार्सल कोच ऐसा था जिसमें कोई यात्री नहीं था। सिर्फ वहीं 226 बॉक्स और उनके भीतर 342 करोड़। द हाईएस्ट नाइट मैने एक्शन। 8 अगस्त 2016 की रात घड़ी लगभग 9:30 का वक्त दिखा रही थी जब सेलम चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस धीरे धीरे सेलम स्टेशन से आगे बढ़ी। प्लेटफार्म पीछे छूट रहा था, इंजन की आवाज तेज हो चुकी थी और ट्रेन अपनी तय रफ्तार पकड़ चुकी थी। इससे कुछ देर पहले ही 226 लकड़ी के बक्से पार्सल कोच में लौट किए जा चुके थे। हर बॉक्स सील्ड था, हर नंबर दर्ज था। पास के कोचों में आरपीएफ के जवान और एक स्पेशल सुपरवाइजरी टीम तैनात थी। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन यही वो पल था जब कहानी का दूसरा चेहरा जिंदा होने लगा। ट्रेन जैसे जैसे चन्ना सेलम की तरफ बढ़ी, इलाका बदलने लगा। रोशनी कम होती गई, स्टेशन छोटे होते गए और फिर आया वो स्ट्रेच चन्ना सेलम से थी वृद्धाचलम। जैसे ही ट्रेन इस हिस्से में दाखिल हुई, एक बेहद अहम बदलाव हुआ। ऊपर से इलेक्ट्रिक ओवरहेड वायर गायब हो गए। अब ट्रेन पूरी तरह डीजल इंजन पर थी। रफ्तार थोड़ी कम, आवाज भारी और आसपास लगभग सन्नाटा। और इसी सन्नाटे में ट्रेन की छत पर कुछ परछाइयां उभरी। करीब 5 से 6 लोग पहले से प्लान के मुताबिक चलती ट्रेन की छत पर आ चुके थे। चेहरे ढके हुए, कपड़े साधारण, लेकिन हर मूवमेंट में आत्मविश्वास। यह कोई पहली बार नहीं कर रहे थे। ट्रेन की तेज हवा, लोहे की छत और नीचे दौड़ते पहिए, सब उनके लिए कैलकुलेट किया हुआ था।
वे सीधे उस हिस्से पर पहुंचे जहां था। नीचे पार्सल कोच था, वही कोच जिसमें 342 करोड़ रखे थे। अब शुरू हुआ असली खेल। एक आदमी ने बैग से गैस कटर निकाला। नीली पीली लौ अंधेरे में चमकी। ट्रेन की आवाज इतनी तेज थी कि धातु कटने की हल्की सी चीख उसमें दब कर रह गई। धीरे धीरे बेहद सावधानी से छत पर लगभग 2 बाई 2 फीट का चौकोर छेद काटा जाने लगा। पसीना बह रहा था। ट्रेन हिल रही थी, लेकिन हाथ नहीं कांप रहे थे। हर सेकंड की कीमत थी, क्योंकि वृद्धाचल ज्यादा दूर नहीं था और उसके बाद इलेक्ट्रिक सेक्शन शुरू हो जाता। कुछ ही मिनटों में छेद तैयार था। 2 लोग रस्सी के सहारे नीचे उतरे। अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। अंधेरा, गर्म हवा, लकड़ी के बक्सों की कतारें, ना कोई खिड़की, ना कोई आवाज, बस बक्सों पर लगी सरकारी सीलें और नंबर। उन्हें अंदाजा था कि किस बॉक्स में कितना पैसा है। यह कोई अंदाजा नहीं, यह इनसाइड लेवल प्लानिंग थी। उन्होंने सीधे बॉक्स नंबर 20 को टारगेट किया। सील तोड़ी गई, ढक्कन खुला। अंदर 500 के नोटों की गड्डियां। गिनती पहले से पता थी। 80,000 नोट गुणा 500 इसल 4 करोड़। बिना समय गवाए गड्डियां कपड़े में लपेटी गई। इसके बाद अगला निशाना था बॉक्स नंबर 2016। यहां थे 35,000 नोट, यानी 1 करोड़ 75 लाख। यह बॉक्स भी खाली कर दिया गया। 2 शब्द थी। बॉक्स आंशिक रूप से खोले गए, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। या तो वक्त कम था या तय लिमिट पूरी हो चुकी थी। यही बात इस लूट को अलग बनाती है। 342 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ 75 लाख से 5 करोड़ 78 लाख उठाए गए। ना कोई लालच, न जल्दबाजी। यह एक कैलकुलेटेड एक्सट्रैक्शन था, पूरी तरह मिशन ओरिएंटेड। अब पैसे नीचे से ऊपर पहुंचाने की बारी थी। अंदर मौजूद लोग गड्डियों को लुंगी और मोटे कपड़ों में कसकर बांधते गए। ऊपर छत पर खड़े साथी रस्सी के जरिए बंडल्स खींचते रहे। छत पर आने के बाद यह बंडल्स ट्रेन के किनारे से नीचे उस जगह फेंकी गई जहां पहले से ग्राउंड टीम मौजूद थी। यह सब वृद्धाचलम से थोड़ी दूरी पहले किया गया, ताकि ट्रेन की स्पीड कम हो और नीचे खड़े लोग सेफ वाली पैसे उठा सकें। पूरी कार्रवाई के दौरान नीचे किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पार्सल कोच कंप्लीटली आइसोलेटेड था। अंदर कोई आर्म गार्ड नहीं था। ट्रेन की तेज आवाज, डीजल इंजन की गड़गड़ाहट और रात का समय, सब कुछ लुटेरों के पक्ष में था। आरपीएफ जवान पास के कोचों में थे, लेकिन उनका ध्यान बाहर की तरफ था, अंदर की छत की तरफ नहीं। किसी ने यह सोचा ही नहीं था कि खतरा ऊपर से आ सकता है। किचन नहीं किधर है में गैंग के लोग एक एक करके ट्रेन से अलग हो चुके थे। छत पर काटा गया छेद वहीं रह गया, लेकिन नीचे अब कोई नहीं था। ट्रेन आगे बढ़ती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह पूरा काम 12:15 से 1:30 के बीच समाप्त हो गया। बाकी रात ट्रेन अपने तय स्टॉप्स पर रुकती रही। यात्री सोते रहे। सुरक्षा टीम अलर्ट में रही, लेकिन एक ऐसे खतरे से अनजान जो पहले ही निकल चुका था। सुबह के लगभग 3:55 से 4 बजे सुबह ट्रेन चेन्नई एग्मोरे स्टेशन पहुंची। इंजन रुका, प्लेटफॉर्म पर हलचल शुरू हुई। आरपीएफ जवान नीचे उतरे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तक किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि उसी ट्रेन में उसी सफर के दौरान भारत की सबसे साहसी ट्रेन हाईएस्ट हो चुकी है। सच तो यह है, उस वक्त तक लूट पूरी तरह सफल थी और रहस्य अभी खुलना बाकी था। पार्ट 3, डिस्कवरी एंड शॉक। सुबह का वक्त था। घड़ी लगभग 10:55 सुबह दिखा रही थी जब आरबीआई के अधिकारी चेन्नई के रेलवे यार्ड में पहुंचे। ट्रेन कई घंटे पहले आ चुकी थी, लेकिन सॉइल करेंसी को उतारने की प्रक्रिया हमेशा तय समय और तय प्रोटोकॉल से होती है। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था। वही सीलबंद पार्सल कोच, वही सरकारी टैग, वही कागजी औपचारिकताएं। किसी के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि चिंता की कोई वजह हो सकती है। जैसे ही पार्सल कोच का ताला खोला गया, माहौल 1 सेकंड में बदल गया। कोच के अंदर घुसते ही सबसे पहले जो चीज दिखी, उसने सबको सुनकर दिया। छत में एक बड़ा सा छेद और उसी छेद से आती हुई तेज सनलाइट सीधे लकड़ी के बक्सों पर गिर रही थी। कुछ पल तक कोई कुछ बोल ही नहीं पाया।
फिर नजर नीचे गई। कई बक्सों के ढक्कन टूटे हुए थे, कुछ आधे खुले थे और फर्श पर 500 के पुराने नोट बिखरे। कहीं गड्डियां फटी हुई थीं, कहीं सिर्फ कागज बचे थे। यह साफ था अंदर कोई आया था और खाली हाथ नहीं गया था। कुछ ही मिनटों में यार्ड में पैनिक फैल चुका था। आरबीआई अधिकारियों ने तुरंत अपने सीनियर अफसरों को फोन किया। रेलवे पुलिस, आरपीएफ और लोकल प्रशासन को अलर्ट किया गया। पूरा यार्ड सील कर दिया गया। चैन को आगे ले जाने की अनुमति रोक दी गई। जो कर्मचारी अंदर बाहर थे, सबको वहीं रुकने का आदेश मिला। सवाल सिर्फ एक था, कितना गया है? जल्दी जल्दी गिनती शुरू हुई। बॉक्स नंबरों को चेक किया गया। लोडिंग लिस्ट से मिलान हुआ। कुछ ही देर का था में तस्वीर साफ होने लगी। 4 बॉक्सों के साथ छेड़छाड़ हुई थी। उनमें से 2 पूरी तरह खाली थे और 2 आंशिक रूप से खोले गए थे। जब रकम का हिसाब सामने आया तो सबके होश उड़ गए। 5 करोड़ 75 लाख से 5 करोड़ 78 लाख रुपए गायब थे। यह सारे सॉइल्ड 500 के नोट थे जो आरबीआई को नष्ट या रिप्लेस करने के लिए भेजे गए थे। अब मामला सिर्फ चोरी का नहीं रहा था, यह राष्ट्रीय स्तर का सुरक्षा सवाल बन चुका था। कुछ ही घंटों में फोरेंसिक टीम यार्ड में पहुंच गई। छत के छेद, बॉक्स के ढक्कन, फर्श, हर जगह से सैंपल लिए गए। जांच में 4 अलग अलग फिंगरप्रिंट्स मिले और एक जगह से भी खून का छोटा सा सैंपल भी मिला। शायद किसी को कट लग गया था। उम्मीद जगी कि अब लुटेरों तक पहुंचा जा सकेगा, लेकिन जब इन सबका डाटा डेटाबेस में डाला गया तो निराशा हाथ लगी। कोई मैच नहीं, ना फिंगरप्रिंट्स का, ना ब्लड सैंपल का। 4 साल की स्टेमेट थी। अगस्त 2016 की उस सुबह के बाद जब ट्रेन हाइस्ट का खुलासा हुआ, जांच एजेंसियों को पूरा भरोसा था कि यह केस जल्दी सुलझ जाएगा। आखिरकार फिंगरप्रिंट्स मिले थे, खून का सैंपल था, सीसीटीवी फुटेज था। लेकिन शुरुआती हफ्तों में ही यह भरोसा धीरे धीरे टूटने लगा। फिंगरप्रिंट्स और एक ब्लड सैंपल को जब नेशनल क्रिमिनल डेटाबेस से मैच कराया गया तो नतीजा शून्य था। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई पुराना केस नहीं, जैसे यह लोग सिस्टम में कभी मौजूद ही ना रहे हो। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ खास नहीं मिला। हर स्टेशन पर संदिग्ध चेहरे या तो कैमरे से मुड़े हुए थे या कपड़ों से ढके हुए, और जिस नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूरल स्ट्रेच में असली वारदात हुई थी, वहां रात के वक्त कोई आई विटनेस था ही नहीं। इस दबाव में रेलवे पुलिस, आरपीएफ और तमिलनाडु पुलिस की तरफ से 7 अलग अलग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमें बनाई गई। हर टीम को अलग अलग एंगल दिया गया। फॉरेंसिक्स, सीसीटीवी, लोकल इंटेलिजेंस, क्रिमिनल हिस्ट्री। लेकिन कुछ महीनों के भीतर ही ज्यादातर लीड्स सूखने लगे। पहले साल में जांच 3 बड़ी थ्योरीज के इर्द गिर्द घूमती रही। थ्योरी 1, इनसाइड जॉब। सिक्योरिटी स्टाफ से घंटों पूछताछ हुई। आरपीएफ जवान, सुपरवाइजर्स, लोडिंग, संगीत स्टाफ, सब पर शक किया गया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। न पैसा, न कॉल रिकॉर्ड, न सस्पिशियस मूवमेंट। थ्योरी 2, लोकल गैंग। तमिलनाडु के पुराने क्रिमिनल नेटवर्क्स को खंगाला गया, लेकिन छत काट कर चलती ट्रेन में घुसने जैसी एक्सपर्टीज किसी लोकल गैंग के प्रोफाइल से मैच नहीं कर रही थी। थ्योरी 3, प्रोफेशनल हाइस्ट ग्रू इंटरेस्टेड एंगल पर काम हुआ, लेकिन भारत में मूविंग ट्रेन रूफ कट रॉबरी का कोई मिसाल ही नहीं थी। 2016 के आखिर तक यह साफ हो गया कि यह केस धीरे धीरे कोल केस बनता जा रहा है। तभी 11 अगस्त 2016 को केस को क्राइम ब्रांच सीआईडी सीबीसीआईडी तमिलनाडु को सौंप दिया गया। नई टीम, नया नेतृत्व। एडीएसपी सेंथिल कुमारन को ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन हेड बनाया गया और डीएसपी कृष्णन को फील्ड ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी। चलती ट्रेन में घुसने जैसी एक्सपर्टीज किसी लोकल गैंग के प्रोफाइल से मैच नहीं कर रही थी। थ्योरी 3, प्रोफेशनल हाइस्ट ग्रू इंटरस्टेट एंगल पर काम हुआ, लेकिन भारत में मूविंग ट्रेन रूफ कट रॉबरी का कोई मिसाल ही नहीं थी। 2016 के आखिर तक यह साफ हो गया कि यह केस धीरे धीरे कोल केस बनता जा रहा है। तभी 11 अगस्त 2016 को केस को क्राइम ब्रांच सीआईडी सीबीसीआईडी तमिलनाडु को सौंप दिया गया।
नई टीम, नया नेतृत्व। एडीएसपी सेंथिल कुमारन को ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन हेड बनाया गया और डीएसपी कृष्णन को फील्ड ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी। नई टीम ने पुराने सारे फाइल्स दोबारा खोली। 2017 के आखिर में आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया गया। फॉरेंसिक ओनली अप्रोच फेल हो चुकी थी, अब जांच का रास्ता बदला गया। पार्ट 5 द ब्रेक थ्रू। एनआरएस, अगस्त सितंबर 2018। 2 साल की नाकामी, थकान और अधूरी फाइलों के बाद पहली बार जांच सही दिशा में बढ़ती दिख रही थी। सेल टावर डाटा और जियो स्पेशल मैपिंग को जब एक दूसरे पर ओवरले किया गया तो तस्वीर साफ होने लगी। करीब 50 से 60 मोबाइल नंबर ऐसे थे जो 8 से 9 अगस्त 2016 की रात ट्रेन के साथ साथ लगातार टावर्स हिट कर रहे थे। ये रैंडम यात्रियों की तरह बिखरे हुए नहीं थे, इनका मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड था। जब इन नंबरों को क्रिमिनल डेटाबेसेस से क्रॉस चेक किया गया तो कुछ नाम बार बार उभर कर सामने आए। एक कॉमन लिंक, पारदी कम्युनिटी और लोकेशन रतलाम और गुना मध्य प्रदेश। नाम सामने आने लगे। दिनेश बाने सिंह पारदी 38, रोहन पारदी 29, दोनों रतलाम से। फिर पी रूसी पारदी, एस कलिया पारदी, कृष्ण पी, महेश पारदी गुना बिल्ट से, एक एसोसिएट ब्रजमोहन। यह पहली बार था जब इन्वेस्टिगेटर्स के पास सिर्फ जियोग्राफी नहीं, फेसेस और नेम्स भी थे। और जैसे जैसे प्रोफाइल खुलती गई, एक और नाम हर लाइन के बीच चमकने लगा। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही पुराने अफसर चुप हो जाते थे। मोहर सिंह। जांच में सामने आया कि यह सिर्फ कोई लोकल हैंडलर नहीं बल्कि चंबल वैली का कुख्यात डकैत था। जन्म करीब 1926 से 27, जिसके नाम पर 600 से ज्यादा केस और 400 से ज्यादा हाव के आरोप दर्ज रहे। फिर आया 13 अक्टूबर 2018, वो दिन जिसने कहानी पलट दी। सीबीसीआईडी ने चेन्नई में दिनेश पारडी और रोहन पारडी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उनसे लगातार 2 दिन से भी ज्यादा पूछताछ हुई। धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगी। दोनों ने बताया कि इस चोरी में कुल 5 से 6 लोग ट्रेन की छत पर थे और 2 लोग छेद से नीचे कोच के अंदर उतरे थे। उन्होंने यह भी माना कि यह सब अचानक में ही किया गया था। चोरी से पहले पूरे रास्ते की रेकी की गई थी, खासतौर पर चना सालेम से वृद्धाचलम वाला हिस्सा, जहां ट्रेन में बिजली की लाइन नहीं होती। उन्हें पहले से पता था कि वहीं यह काम सबसे आसान और सुरक्षित होगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें यह जानकारी भी थी कि किस बॉक्स में कितना पैसा है। उन्होंने खास तौर पर बॉक्स नंबर 20 और बॉक्स नंबर 16 को निशाना बनाया और यह भी जानते थे कि इनमें 500 के नोट भरे हैं। पुलिस को यह साफ लगा कि इतनी सटीक जानकारी बिना अंदर की जानकारी के मिलना मुश्किल है। हालांकि जांच के दौरान ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि किसी सरकारी कर्मचारी ने सीधे तौर पर मदद की थी। सबसे अहम खुलासा यह था कि लालच नहीं, सीमा ने लूट तय की। समय 30 से 45 मिनट, वजन की सीमा और भागने की प्राथमिकता। इसीलिए 342 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ 68 लाख उठाए गए। जितना उठा सकते थे उतना ही लिया। यही लाइन बार बार दोहराई गई। 30 अक्टूबर 2018 को गुना और रतलाम से औंकी कबाब आस्ती की 5 और सदस्य पकड़े गए। मोहर सिंह, जो पहले से गुना सेंट्रल जेल में अन्य मामलों में बंद था, उसे भी कस्टडी में लिया गया। कुल मिलाकर 7 मुख्य सदस्य। क्रॉस इंटेरोगेशन में सबकी कहानी एक जैसी, रूट, टाइमिंग, बॉक्सेस, एस्केप, हर डिटेल मैच करती रही। यह कंसिस्टेंसी इन्वेस्टिगेटर्स के लिए आखिरी मोहर थी। जांच के बाद जो साफ तस्वीर सामने आई वह यह थी कि लुटेरों को बॉक्सों की जानकारी पहले से की गई रेकी से मिली थी। यह भी शक रहा कि कहीं से कार्गो मैनिफेस्ट की जानकारी बाहर लीक हुई हो, लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई पक्का चारा थे। सबूत नहीं मिला।
लूट को जानबूझकर सीमित रखा गया क्योंकि उनके पास समय बहुत कम था और ज्यादा वजन लेकर भागना जोखिम भरा होता। इसलिए उन्होंने उतना ही पैसा उठाया जितना जल्दी संभाला जा सके। चोरी के बाद पैसा वृद्धाचलम के पास पहले से मौजूद ग्राउंड टीम तक पहुंचाया गया। फिर वहां से एक मजबूत नेटवर्क के जरिए उसे मध्य प्रदेश की सीमा तक ले जाया गया। पूरे केस की टाइमलाइन अब बहुत साफ दिखती है। अगस्त 2016 में वारदात हुई। इसके बाद अगस्त 2016 से अक्टूबर 2018 तक जांच भटकती रही। केस लगभग कोल्ड। अगस्त सितंबर 2018 में तकनीक ने खेल पलटा। सेल डाटा और सैटेलाइट मैपिंग से ब्रेक थ्रू मिला। 13 अक्टूबर 2018 को दिनेश और रोहन गिरफ्तार हुए। 30 अक्टूबर 2018 तक पूरी गैंग पकड़ ली गई। कुल मिलाकर इस केस को सुलझाने में 2 साल और 2 महीने लगे। सीबीसीआईडी के लिए यह जीत सिर्फ लोगों को पकड़ने की नहीं थी, यह जीत थी सब्र, तकनीक और राज्यों के बीच तालमेल की। इस केस ने एक साफ सबक दिया, टेक्नोलॉजी प्लस पेशेंस प्लस कोऑर्डिनेशन, यही इस जांच का असली मंत्र था। पार्ट 6 आफ्टर मैथ लेसन और ओपन क्वेश्चंस, अक्टूबर 2018 की गिरफ्तारियों के बाद मामला किसी फिल्म की तरह तेज नहीं हुआ। इसके बाद शुरू हुई कानूनी प्रक्रिया जो हमेशा धीरे और गंभीर होती है। सीबीसीआईडी ने आरोपियों पर डकैती, साजिश, रेलवे संपत्ति को नुकसान और इंटरेस्ट ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे आरोप लगाए। आरोपियों को तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के बीच अलग अलग अदालतों में पेश किया गया। ट्रायल, बयान, रिमांड और कागजी सबूत, इन सब में समय लगता है। एजेंसियों ने सिर्फ वही बातें सार्वजनिक की जो पूरी तरह कंफर्म थी। सबसे बड़ा सवाल था पैसा। मीडिया में कई बार पार्शियल रिकवरी की खबरें आईं, लेकिन यह साफ रहा कि पूरा 5.75 से 5 करोड़ 78 लाख एक साथ पूरी तरह रिकवर होने की कोई पुख्ता पुष्टि सामने नहीं आई। कैश बेस्ड और सॉइल नोट्स होने की वजह से पैसों की ट्रेल टूटती चली गई। यही कारण है कि आज भी लोगों के मन में यह सवाल जिंदा है कि कितना पैसा मिला और कितना हमेशा के लिए गायब हो गया। इस हाइस्ट के बाद रेलवे और आरबीआई दोनों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर दोबारा सोचा। हाई वैल्यू कैश कंसाइनमेंट्स के लिए नियम खड़े किए गए। अब कई मामलों में कोच के अंदर आर्म्ड गार्ड, बेहतर सीलिंग, सीसीटीवी निगरानी और कहीं कहीं जीपीएस ट्रैकिंग जैसे कदम अपनाए गए। रूट्स की रिस्क मैपिंग, नॉन इलेक्ट्रिफाइड हिस्सों पर ज्यादा सतर्कता और कैश हैंडओवर की सख्त जांच, यह सब बदलाव इसी केस की सीख से निकले। इन सब के बीच एक बात बिल्कुल साफ है कि यह केस परफेक्ट क्राइम की सोच को तोड़ता है। समय लग सकता है, केस ठंडा पड़ सकता है, लेकिन तकनीक, धैर्य और सही तालमेल मिल जाए तो सबसे चालाक अपराध भी आखिरकार बेनकाब हो जाता है। अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, सिस्टम सीखता है, और जब सिस्टम सीखता है तो देर से सही जवाब जरूर आता है। परफेक्ट क्राइम का मिथक असल में बस एक भ्रम है। हर केस, हर जुर्म सिस्टम को कुछ नया सिखाता है, और जब सिस्टम सीखता है तो अपराधी कितने भी चालाक क्यों ना हो, सच सामने आ ही जाता है।